हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एमएचटी 10 के दो महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की थी और इस वीडियो में भी हम लोग दो महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और होने वाली परीक्षा में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, गुल्ली डंडा कहानी के आधार पर प्रेमचंद के सभ्यता समीक्षा के स्वरूप की चर्चा कीजिए। और इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न भी देखेंगे। तो जो गुल्ली डंडा कहानी है यह हंस पत्रिका के 1933 में फरवरी में एक अंक में प्रकाशित हुई थी, जिसमें कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो कि ऐसे इलाके में संयोगवश पहुंच जाता है जहां कि वह पला बढ़ा था, बड़ा हुआ था और उसके पिताजी का वहां से तबादला हो जाता है, जिसके कारण उसको भी वहां से जाना पड़ता है। और यहाँ पे प्रेमचंद जी का उद्देश्य जो है वह सिर्फ ये नहीं है कि पाठक को उसके किसी पुराने प्रिय लोक में वापस लेकर जाया जाए, बल्कि इसमें जो है पहली पंक्ति से कहानी समकालीन जीवन के दो परस्पर भिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करती है और एक की अपेक्षा दूसरे को तार्किक आधारों पर ठोस बताती है या बेहतर बताती है। और इसमें दो जीवन विधि है। एक तो है उस लेखक के अंग्रेजी दोस्त जो कि जीवन विधि अपनाते हैं, जिसमें कि अलग अलग खेल अपनाए जाते हैं, जैसे लान, कोर्ट, नेट, रैकेट, थापी। इन सब महंगी चीजों की जरूरत पड़ती है बाकी खेलों में। और दूसरी ओर जो कथानायक है वो जो जीवन विधि चुनता है उसमें गुल्ली डंडा है, जिसमें कि प्रेमचंद जी नरेटर के माध्यम से सब खेलों का राजा कहते हैं, यानी कि गुल्ली डंडा खेल को सब खेलों का राजा कहते हैं। और प्रेमचंद जी इस कहानी में कुछ पंक्तियों के माध्यम से लिखते हैं, विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा खर्च न कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार नहीं हो सकते। यह गुल्ली डंडा है कि बिना हर्रे फिटकरी के चोखा रंग देता है, पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों से अरुचि हो गई है। यहाँ यह पूछना असंगत नहीं होगा कि आखिर चीन, जापान, कोरिया या फिर अमेरिका में क्रिकेट को लेकर वह जुनून क्यों नहीं पैदा हुआ, जो कि समूचे भारतीय उपमहाद्वीप की सामान्य पहचान बन चुका है। और सामान्य सामाजिक व्यवहार में व्याप्त इस असंगति को सामने लाकर वे चुप नहीं हो जाते, व्यवस्था पर कड़ी टिप्पणी भी करते हैं। और जो कहानी का अगला ही परिच्छेद आता है उसमें हमें यह देखने को मिल जाता है, हमारे स्कूल में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने के लिए फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिन पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मढ़ते हो। इसी तर्क प्रणाली को और आगे बढ़ाते हुए लेखक उस धारणा का भी विरोध करते हैं जिसमें कि देसी खेलों को बाहरी खेलों की अपेक्षा खतरनाक बताया जाता है। उनका कहना है कि ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो बैट को बैसाखी में बदल बैठे हैं। इस कहानी की शुरुआत में प्रेमचंद जी ने ही सांस्कृतिक राजनीति का पूरे जनतांत्रिक खुलेपन के साथ निर्भ्रांत अभिव्यक्ति करते हैं और वे लिखते हैं, खैर यह अपनी अपनी रुचि है, मुझे गुल्ली सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। और इसी क्रम में इस खेल के कुछ ऐसे पहलू सामने लेकर आते हैं जिन पर कि गौर किए बगैर लेखक के वास्तविक मंतव्य का पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। और खेल के लिए जो कि जरूरी सामग्री होती है, जैसे कि गुल्ली डंडा है, वो खुद से बनाया जाए। उस खेल को खेलने के लिए उत्साह और लगन है, खिलाड़ियों का जमावड़ा, पदने पदाने से लेकर लड़ाई झगड़े तक का सर्वत्र प्रकट होने वाली उस स्वभावगत सरलता को प्रेमचंद बखूबी याद रखते हैं, जहाँ के समाज में घर कर गए भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। अमीरी तबकों की पहचान बन चुके बेलिहाज प्रदर्शन और अनर्गल अभिमान की कोई गुंजाइश नहीं है। और इस कहानी में प्रेमचंद जी ने खेल से जुड़ी लगभग हर बात को बहुत ही अच्छी तरह प्रस्तुत किया है। और गुल्ली डंडा खेलते वक्त लेखक हैं, यानी कि जो इस कथा का नायक है, वह पिता के क्रोध और माँ की चिंता की उपेक्षा तक कर देता है।
और इस खेल में जैसे कि जब हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं या जब पाठक इस कहानी को पढ़ता है तो प्रेमचंद जी उसको पूरी तरह से गुल्ली डंडे की याद में ही संलिप्त कर देना चाहते हैं और बिना इस बात की देरी किए कि वे अपने दोस्त को याद करते हैं जिसका कि नाम गया है। और प्रेमचंद जी ने अपनी इस कहानी गुल्ली डंडा में ले कथानायक के दोस्त जो गया है उसका एक बहुत ही सुंदर चित्र खींचा है जिसको कि हम लोग भूल नहीं सकते हैं। दुबला लंबा, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी ही चपलता, यही वही झल्लाहट, गुल्ली कैसी हो उस पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। नितांत साधारण ढंग से गया की बात करते करते वे कब खेल के मैदान में पहुंच जाते हैं पता ही नहीं लगता। कहानी की पंक्तियों में गुल्ली डंडे के खेल को जीवंत बनाते हुए लेखक की मर्म भेदी निगाह मानव स्वभाव में निहित एक विचित्र सत्य का संकेत करती है जिसमें अपने साथ के लोगों से अपना प्राप्य वसूल करने में हम समय को भूलकर बिना थके लगे रह सकते हैं, परंतु जब खुद को देने की बारी आती है तो 1 मिनट भी भारी पड़ता है। बचपन के उस विशिष्ट अवसर को याद करते हुए कथावाचक घटना की ऐसी सरल अभिव्यक्ति करता है जिसकी सत्यता को किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 2 ही लोग खेल रहे हैं, एक कथानायक और एक गया, जिसमें कि गया जीत जाता है। अब दांव देने की बारी कथावाचक की आती है। थोड़ी देर तो वह दांव देता है पर कुछ ही समय बाद स्वाभाविक रूप से आनाकानी करने लगता है। प्रेमचंद जी लिखते हैं, मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दांव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। दांव देने से बचने के लिए कथावाचक जो कि उसने गया को कल अमरूद खिलाया था उसका हवाला देता है और इसी प्रसंग में प्रेमचंद जी संवाद शैली का प्रयोग बहुत ही अच्छे कौशल के साथ करते हैं और इस कथा प्रसंग में नाटकीय गत्यात्मकता और जीवंतता दिखाई देती है। दो बच्चों के खेल से उपजे इस झगड़े में प्रेमचंद वह देखते और दिखाते हैं जो जीवन के कटुतम सत्यों में से एक है। यह बात और है कि केवल बच्चे ही अपनी बातचीत और व्यवहार में इस सत्य को उसकी पूरी कटुता के साथ व्यक्त करने का साहस रखते हैं। पंक्तियां देखें, मैं समझता था न्याय मेरी ओर है, आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमृत खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं, रिश्वत देकर तो लोग खून तक पचा जाते हैं। यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा, यह सरासर अन्याय था। बच्चों की बातचीत में व्यक्त समझदारी और तर्क पद्धति को देखकर कोई बुद्धिमान व्यक्ति सहज ही यह कहने की भूल कर सकता है कि कथावाचक को गया के कहने के अनुसार दांव देना चाहिए था। लेकिन यहाँ इस बात को देखे बगैर नहीं रहा जा सकता कि अपने को बड़ा और समझदार मानने वाले हम सभी जीवन के वास्तविक क्रिया व्यापारों में आज भी लगभग वही पद्धति अपनाते हैं जो उस समय इस कहानी के वाचक ने अपनाई है। स्वार्थ के संसर्ग से न्याय और अन्याय दोनों सर के बल खड़े नजर आते हैं। जब बातचीत से बात हल नहीं होती तो हाथ पांव और डंडा चलना ही था। कहानीकार की संप्रेषण सिद्धि इस बात में है कि वाच्यार्थ और निहितार्थ परस्पर दूरी के बावजूद न केवल पूरक बल्कि अन्योन्य आश्रित प्रतिस्थापना की भूमिका भी निभाते हैं और लेखक जो है वो इस कहानी में ऐसे गंभीर सामाजिक सत्य को सामने लाते हैं जिसको कि दरकिनार करके भारतीय समाज को समझ पाना नामुमकिन है। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, विध्वंस कहानी की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और होने वाली परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। विध्वंस कहानी में एक दलित भड़भूजिन पर जमींदार के अत्याचार का चित्रण किया गया है। इस कहानी के केंद्र में भुनगी नाम की एक विधवा और संतानहीन वृद्धा है जो अपने भाड़ में गांव वालों के दाने भुनकर किसी तरह अपना जीवन यापन करती है। उसके पास रहने को कोई अपनी जगह नहीं है और गांव के जमींदार द्वारा प्रदान की गई भूमि में वह एक झोपड़ी बनाकर रहती है। वहीं वह अपना भाड़ भी चलाती है और उसी के एक कोने में पड़ी भी रहती है। चूंकि वह गांव के जमींदार के रहमो करम पर गांव में रहती है, अतः जमींदार उससे हर तरह का बेगार लेता है। वह बेगार के रूप में केवल जमींदार पंडित उदय भानु पांडे के दाने ही नहीं भूनती
बल्कि उनके घर का पानी भी भरती है और लाजिमी है कि इसके एवज में उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, बल्कि जब भी उसे जमींदार की बेगार करनी पड़ती है तो उसे उस दिन भूखे ही सोना पड़ता था। पर जमींदार को इसकी कोई चिंता न थी, क्योंकि औपनिवेशिक शासन काल में जमींदारी व्यवस्था में मानवीय संवेदना के लिए कोई स्थान न था और बेगार वाली व्यवस्था का रैयतों द्वारा उल्लंघन करने पर जमींदार द्वारा उन्हें उजाड़ भी दिया जाता था। भुनगी के साथ भी ऐसा ही होता है। वह एक दिन गांव वालों के दाने भूजने में व्यस्त रहती है, तभी जमींदार के यहाँ से 2 बड़े-बड़े टोकरे अनाज से भरे आ पहुँचते हैं और उसे हुक्म होता है कि वह उन्हें तत्काल भून दे। भुनगी सारा काम छोड़कर जमींदार के काम में लग जाती है, फिर भी दिए गए समय पर वह काम पूरा नहीं कर पाती है और जल्दबाजी में काम करने के कारण वह अनाज भी खराब हो जाता है। जमींदार साहब का चपरासी जब भुने हुए अनाज को लेने आता है, तब अनाज की स्थिति को देखकर वह भुनगी को बहुत खरी खोटी सुनाता है। उसी रात जमींदार के आदेश से भुनगी की भाड़ खोद दी जाती है और उसका एकमात्र जीने का सहारा उससे छिन जाता है। बहुत सारी मिन्नतों के बाद भी जमींदार का कलेजा नहीं पसीजता है। अंत में बुढ़िया यह निर्णय करती है कि वह फिर से अपने भाड़ का निर्माण करेगी और अपने भूख की ज्वाला को शांत करेगी। वह अपने भाड़ का पुनरुद्धार करने में जी जान से लग जाती है। अभी वह मिट्टी के लोंदे रख रही होती है, तभी वहां कहीं से जमींदार साहब पहुंच जाते हैं और भुनगी को भाड़ का पुनर्निर्माण करते देख के आग बबूला होते हैं। यह उन्हें अपने आदेश की सरासर अवहेलना दिखाई पड़ती है और वे भाड़ को ठोकर से मारकर गिरा देते हैं। अपने पैर से वे नाद को भी गिराने को उद्यत होते हैं, तभी बुढ़िया उनके सामने आकर उनके क्रोध को और बढ़ा देती है। जमींदार उदयभान अपने चपरासियों को आदेश देते हैं कि बुढ़िया की भाड़ में आग लगा दी जाए। अपनी भाड़ को जलता देख बुढ़िया इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसी आग में वह भी कूद जाती है। एक क्षण में हाहाकार मच जाता है। उसी समय आग की लपट तेज होती है और वह भाड़ के बगल में बनी किसानों की झोपड़ियों को जलाती हुई पंडित उदयभान के बखार तक को भस्म कर डालती है। ज्वाला और भड़कती है और पंडित जी का भवन भी उस ज्वाला में जलकर खाक हो जाता है। प्रेमचंद जी ने अपनी इस कहानी के माध्यम से औपनिवेशिक शासनकाल में जमींदारों के माध्यम से गरीब ग्रामीणों पर होने वाले अत्याचार का बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। उन्होंने अपनी इस कहानी में यह भी दिखाया है कि इन बेजुबान ग्रामीणों पर होने वाले अत्याचार पर उस काल में उनकी कोई फरियाद सुनने वाला भी नहीं था और प्रेमचंद जी इस बात से भली भांति परिचित थे कि औपनिवेशिक शासन में इस दामन का कोई भी विरोध करने वाला नहीं था। प्रेमचंद जी के सामने इस दमन से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो वह पड़ पीड़ित को ही दंडित करने के लिए दैवी शक्तियों का सहारा ले लेते हैं। इससे भी वे परहेज नहीं करते। विध्वंस कहानी में जमींदार के लोग जब भड़बूजिन की झोपड़ी में उसके द्वारा जो नया बनाया गया रहता है भाड़ में आग लगा देते हैं, तो वह आग बहुत ही तेज भड़कती है और ऐसी भड़कती है कि वह जमींदार के विशाल भवन तक पहुंच जाती है और उसको भी जला के भस्म कर देती है। प्रतीक रूप में इस कहानी का पाठ इस रूप में भी हम लोग ले सकते हैं कि जो गरीबों पर किया हुआ अत्याचार है वही उनके रोष में भस्म हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 2 प्रश्न थे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।